फंक्शनल इक्वेशन एक ऐसा सेगमेंट है जहां से हर बार जेईई मेंस में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। ऐसे क्वेश्चंस दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड से लगते हैं, कैसे अप्रोच करें कुछ भी समझ में मोस्ट ऑफ जे एस्पिरेंट को नहीं आता है। तो आज अपन इस वीडियो में 4 ऐसे मेथड्स के बारे में बात करेंगे जिनसे तुम किसी भी फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे अपने को इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या हर मेथड में कंडीशंस रिक्वायरमेंट है, सब चीज़ के बारे में काफ़ी डिटेल में अपन बात करें। तो एकदम बेसिक से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अपना पहला जो मेथड है, यानी कि जहाँ पे अपने पास में कुछ स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशंस या आइडेंटिटीज़ अपने को जनरली सिलेबस में पढ़ा दी जाती हैं, फंक्शन वाले चैप्टर में भी और डिफरेंशियबिलिटी वाले सेगमेंट में भी पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर इसके बराबर अपने को दे रखा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली अज्यूम कर सकते हैं कि एफ एक्स को हम के एक्स ले लेते हैं, जहाँ पे के कोई भी एक रियल नंबर अपने पास में दिया हो। अब इसके डेरिवेशन वगैरह में हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ पे इस फंक्शनल इक्वेशंस को ही डायरेक्टली देखेंगे, ठीक है। ऐसे ही एक और दूसरी फंक्शनल इक्वेशन है कि अगर मान लो ये दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे प्लस में दे रखे थे, अब ये दोनों अगर मल्टीप्लाई में दे रखे हो तो ए की पावर एक्स या ए की पावर के एक्स में से मैं तुमको बोलूँगा ए की पावर एक्स ही मान लो, वो ज़्यादा सूटेबल है। क्योंकि देखो करने को तुम ए की पावर के एक्स भी ले सकते हो, लेकिन इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ए की पावर के और पूरे की पावर एक्स, और इसको अपन बी बोल देते हैं तो ये बी की पावर एक्स हो गया। अल्टीमेटली घूम फिर के हम वहीं पहुंच जाते हैं। अब इसी पे बेस्ड अपने पास में जैसे मान लो ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि ये अपने पास में एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अपने को ए के नेचुरल नंबर्स को बताना है कि बेसिकली ये जो ए है इसकी वैल्यू क्या होगी नेचुरल नंबर में, वो अपने को बतानी है जब ये वाला कंडीशन इसके बराबर है और यहाँ पे एफ जो फंक्शन है वो इस वाली फंक्शनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे तो बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहाँ पे डायरेक्टली अपने को ये स्टैंडर्ड जो फंक्शनल इक्वेशंस है ये सब दे रखी होती है, बट सिंस इस वाले क्वेश्चन में दे रखा है तो पहले अपन इस मेथड के बारे में बात कर लेते हैं कि डायरेक्टली अपन क्या कर सकते हैं कि सिंस अपने को ये सारी चीज़ें पता है तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें ये सेकंड वाली लगेगी, तो एफ एक्स फंक्शन को मैं ए की पावर एक्स मान लेता हूँ। जैसे ही मैंने माना तो एक वैल्यू इसने दे रखी है, इस वैल्यू का यूज़ अपन यहाँ पे कर लेंगे कि एक्स की जगह अगर मान लो मैं 1 रखता हूँ तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी, तो ए की पावर 1 की वैल्यू 2, यानी कि बेसिकली ए की वैल्यू 2 आ गई। ए की वैल्यू 2 आ गई तो हमारे पास अल्टीमेटली फंक्शन आ चुका है एफ एक्स, जो कि 2 की पावर एक्स इसने दे रखा है। अब जो ये दे रखा है ना, इस पे बात कर, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x की जगह अगर जैसे मान लो मैं a प्लस के निकालना चाहता हूँ तो ये बेसिकली आ गया 2x की जगह a प्लस के, ये लिख देते, जिसको तुम चाहो तो 2 की पावर a इंटू 2 की पावर k लिख सकते हो, और k यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि ये समेशन दे रखा है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो k की वैल्यू 1 आएगी तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 2, इस तरीके से चल रहा है और 2 की पावर a इंटू 2 की पावर n तक जा रहा है, और ये वैल्यू इसके इक्वल है। इक्वल अभी हम बाद में करेंगे, पहले ये देख लो कि मैं यहाँ पे 2 की पावर a इंटू 2 की पावर 1 इस पूरे को ही कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे 2 बच जाएगा, यहाँ पे अगले वाले में 2 स्क्वायर बचेगा और लास्ट वाले में 2 की पावर n माइनस 1 बच जाएगा। वैसे तुम चाहो तो देख भी सकते हो कि इस a प्लस 1 को n माइनस 1 से ऐड करोगे तो a प्लस 1 n आ जाएगा, जो कि एक्चुअली में आना भी चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो 2 की पावर इसको a प्लस 1 लिख देते हैं, अंदर वाला जो ब्रैकेट वाला है ये तो बेसिकली जीपी है। अब जीपी के बारे में अपने को पता है कैसे सॉल्व करते हैं कि a इंटू आर, आर यहाँ पे 2 है तो 2 की पावर n, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n है क्योंकि 1 जो है इसको 2 की पावर 0 बोल सकते हैं, तो 0 से n माइनस 1 तक जा रहा है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n होगी। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास -1 डिवाइड बाई r माइनस 1, यानी कि ये हो गया 2 की पावर a प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 1। अब इसको कंपेयर कर दो जो इसने दे रखा है इससे। जैसे ही हम कंपेयर करेंगे तो हमको क्लियरली यहाँ पे दिख गया कि अपने पास में 2, ये जो 16 है ये 2 की पावर a प्लस 1 के बराबर है। 16 को 2 की पावर 4 लिख देता हूँ, यानी कि a प्लस 1 की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू सीधा सीधा 3 आ गई। 3 आ गई तो ए ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ऐसे ही और देख लेते हैं कि अगर मान लो ऐसा अपने को दे रखा है
कि दोनों पहले तो अभी यहाँ पे क्या था, एक्स और वाई प्लस में थे, अब मल्टीप्लाई में अगर हैं और यहाँ पे प्लस में आ जाता है तो ये इसको अपन के एल एन एक्स फंक्शन मान सकते हैं, क्योंकि अपने को पता है एल एन एक्स इंटू वाई करोगे तो एल एन एम प्लस एल एन एन में अपन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली वहीं से ये आ रहा है। अब ऐसे ही एक और है कि अगर दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में, तो इसको अपन x की पावर n ले सकते हैं। और इसके अलावा इसी का थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन है जो काफ़ी बार पूछा भी जाता है। यहाँ पे अगर fx और f ऑफ 1 प्लस 1 बाई एक्स ये अगर दोनों मल्टीप्लाई में दे रखे हैं तो तुम fx फंक्शन को ये ले सकते हो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, जहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी होंगी जैसे उस क्वेश्चन में भी दे रखी थी उसके बेसिस पे ये प्लस माइनस साइन वैल्यू अपन एडजस्ट करेंगे। जैसे अपने को जो ये क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, इसको देखो। अब ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2026 के अप्रैल वाले सेशन में पूछा गया। अब ये क्वेश्चन दिखने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इस वजह से लगता है कि यहाँ पे डायरेक्ट फंक्शनल इक्वेशन नहीं है, और पिछले 1-2 साल में अब कुछ ऐसा ही ट्रेंड चल रहा है कि मिक्सअप तरीके से सिनेरियोज दिए जा रहे हैं क्वेश्चंस में। तो पहले अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करूं तब जाके मेरे पास, सिंस ये 2 वैल्यूज दिख रही है ना, तो मेरे को आइडिया लगा कि ऐसी फंक्शनल इक्वेशन में पढ़ा था, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मैं फंक्शनल इक्वेशन तक पहले पहुंचूंगा, फिर जाके उस फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सिंस यहाँ पे देखो बेस 2 है, यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 3, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ बेस को भी अलग अलग करने से पहले ना इसको देखो इसकी बात करोगे तो ये बेसिकली तुमको दिख रहा है जीपी है, और जीपी जो कि इनफाइनाइट टर्म है, तो इसका सम क्या होता है a अपॉन 1 माइनस आर यहाँ पे 1/3 है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू डिवाइड में आएगा 2/3, जिसका रेसिप्रोकल करोगे 3/2 यानी कि 3 आ जाएगा। अब देखो, अब हम यहाँ पे पहले वाले को क्या लिख सकते हैं, मैं बेस में ई ले लेता हूँ, तो ऊपर बन जाएगा ln fx और यहाँ पे बन जाएगा ln2। अपन ने बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी लॉग की यहाँ पे लगा दी है। राइट साइड में आओगे तो यहाँ पे ये जो है ln3 विद बेस 2 आएगा, जिसको अपन ln3/ln2 लिख सकते हैं। ऐसे ही अंदर वाली जो आगे वाली वैल्यू है इसको अपन लिख देते हैं डिवाइड में, नीचे तो आ जाएगा ln3 और ऊपर ln में 1 प्लस यहाँ पे fx और f ऑफ 1/x मैंने इसको लिख दिया। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ln ऑफ fx एक्चुअली में ln ऑफ इसका एलसीएम ले लो तो ये आ गया f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x डिवाइड बाई f ऑफ 1/x के बराबर। अब दो ln की वैल्यूज बराबर है तो इनके x वाली वैल्यूज, आर्ग्यूमेंट वाली वैल्यूज भी बराबर होंगी, तो यहाँ पे fx आ गया, यहाँ f ऑफ 1/x अपने पास में आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। अब ये वही वाली फंक्शनल इक्वेशन बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा fx प्लस f ऑफ 1/x इक्वल्स टू fx इंटू f ऑफ 1/x। यही फंक्शनल इक्वेशन अपने पास में यहाँ पे थी। अब जैसा कि मैं यहाँ पे तुमको बोला प्लस माइनस साइन वैल्यू के अकॉर्डिंग लेना है, तो सिंस अपने पास ये आ चुकी है तो अब अपन बोल सकते हैं कि fx एक्चुअली में हो जाएगा 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। अब इसने वैल्यू दे रखी है, ये इस वैल्यू के बेसिस पे आ जाओ, इस वैल्यू के बेसिस पे आओगे तो 6 पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू 37 है और ये 1 प्लस माइनस 6 की पावर n। अब तो तुमको क्लियरली पता है कि माइनस तो यहाँ हो नहीं सकता है ना, तो 1 माइनस 6 इसको तो अपन एक्सक्लूड कर देंगे, तो केवल ये होगा क्योंकि इससे नेगेटिव आउटपुट आएगा जब n की कोई भी बड़ी नेचुरल वैल्यूज डालो हुए यहाँ पे। तो अब ये अगर इसके बराबर है तो क्लियरली तुमको दिख गया n इक्वल टू 2 ले लोगे तो 37 आ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास फंक्शन क्या आ गया, फंक्शन अपने पास में आ गया कि n की जगह 2 है और यहाँ पे प्लस है, तो ये है, ये fx फंक्शन है हमारे पास। अब इधर आ जाओ, जो ये पूछ रहा है उस पर बात करते हैं। इस वैल्यू को निकालोगे तो ये क्या कह रहा है कि x की जगह n पुट कर दो, तो ये हो गया 1 प्लस n स्क्वायर और यहाँ पे समेशन n इक्वल टू 1 से 10 तक जा रहे हैं। तो हर बार n इक्वल टू 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे तो हर बार 1 1 1 आएगा, लेकिन ये 10 टाइम्स आ जाएगा, ये 10 टाइम्स होगा। ऐसे ही यहाँ पे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर से 10 का स्क्वायर तक हो जाएगा। पहले वाले का सम तो 10 हो गया, ये n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम है जो कि होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 यानी कि 21 आ जाएगा डिवाइड बाई 6। तो 3 से 2 बार, 3 से 7 बार, 2 से ये 5 बार, तो ये अपने पास में आ जाएगा, ये तो 10 आ गया, ये आएगा 11 इंटू 35। 35 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा,
यानी कि 385 आ जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है और ये एक्चुअली में प्लस है, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, तो ये 385 आ गया। दोनों को ऐड कर दोगे तो अपने पास ये वैल्यू बेसिकली 395 आ जाएगी और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा। इस तरीके से बेसिकली अपन जो फंक्शनल स्टैंडर्ड वाली इक्वेशंस हैं उन सबको पुट करके फंक्शनल इक्वेशन वाले जो क्वेश्चंस हैं जिसमें फंक्शनल इक्वेशन का इन्वॉल्वमेंट है वैसे क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। फिर यहीं पे दूसरा सिनेरियो आता है सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला, कि जब अपने को वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने की रिक्वायरमेंट हो, इसको इटरेशन मेथड भी बोलते हैं, जिसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज जो हैं उनको इनपुट की तरह यूज करेंगे। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन, अब ये वाले क्वेश्चन को देखोगे तो कोई स्टैंडर्ड फंक्शनल वाला सिनेरियो तो यहाँ पे है नहीं। जब स्टैंडर्ड फंक्शनल वाला सिनेरियो नहीं है तो हम यहाँ पे वैल्यूज वाला भी चेक कर सकते हैं। वैल्यूज वाला कैसे चेक करेंगे कि सिंस ये सब इसके बराबर इसने दे रखा है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 दे रखा है और इसमें पता है कि अपन 1 पुट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये खुद कह रहा है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 अपने को लेनी, तो हम 2 ले सकते हैं। अब देखो जैसे ही मैं 2 लूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे यहाँ तक आएगा केवल, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2 और ये वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, x की जगह 2 रख दो तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है और ये 2 इंटू एफ ऑफ 2 और ये आ जाएगा 6 एफ ऑफ 2। तो बेसिकली 4 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, यानी कि एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1/4 मेरे पास में आ चुकी है। अब ऐसे ही या अब अपने को क्या करना है, अब अपने को पैटर्न ढूंढना है। पैटर्न कैसे ढूंढेंगे हम, कि एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ 3 के लिए अगर बात करोगे तो 2 इंटू एफ ऑफ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 3 इंटू एफ ऑफ 3 आ जाएगा। इधर की बात करोगे तो 3 पुट कर दो तो 3 इंटू 4 इंटू एफ ऑफ 3। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, 4 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू अगर 1 है तो 2 इंटू एफ ऑफ 2 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। बेसिकली ये 1/2 हो गया और इसको उधर ले जाते हैं तो 12 में से 3 जाएगा तो अपने पास 9 एफ ऑफ 3 आ जाएगा। और इसकी बात करोगे तो ये हो गया 3/2 इंटू 1/9, ये एफ ऑफ 3 की वैल्यू आ गई। ये इससे कैंसिल हो गया तो एफ ऑफ 3 1/6 आ गया। वैसे तुमको पैटर्न दिख रहा होगा कि x की जो वैल्यू हम यहाँ पे एज ए इनपुट यूज कर रहे हैं उसका ट्वाइस रेसिप्रोकल में लेना है। एक और वैल्यू लेके क्रॉस चेक कर लेते हैं, 4 पे चेक कर लो कि यहाँ पे हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एफ ऑफ 2 इंटू एफ ऑफ 2 प्लस 3 इंटू एफ ऑफ 3 प्लस 4 इंटू एफ ऑफ 4। और इधर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 करोगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 यानी 20 एफ ऑफ 4। एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 है और 2 इंटू इसकी वैल्यू 1/2 होगी और अगले वाले की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा 20 में तो ये 16 बच जाएगा। तो ये अपने पास 2 आ गया, डिवाइड बाय 16 कर दो तो एफ ऑफ 4 आ गया। एफ ऑफ 4 की वैल्यू मेरे पास में एक्चुअली में 1/8 होगी। तो जो एक्चुअली में मैं बोल रहा था कि एक्चुअली में जो x की वैल्यू है उसके ट्वाइस का रेसिप्रोकल, वही चीज़ यहाँ पे फॉलो भी हो रही है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि fx जो है 1/2x के बराबर है। अब तुम यहाँ पे बोल सकते हो कि लेकिन एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 1 है, तो ये तो फॉलो ही नहीं हो रहा। बट यहाँ पे कंडीशन भी तो देखो, ये जो कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए। अब अगर ये है तो अब तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन, क्योंकि इसके बाद जो हमसे पूछ रहा है वो 2027 की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि f ऑफ 2027 एक्चुअली में 1 इसके बराबर होगा, यानी कि ये हो जाएगा 4054 के बराबर। ये इसका आंसर हो जाएगा। हालांकि ये इंटीजर टाइप वाला क्वेश्चन हो नहीं सकता क्योंकि इस वैल्यू को लिखोगे कैसे। तो वो क्या कर सकता है, वो ऐसे क्वेश्चन में बोल देगा कि तुम मेरे को वैल्यू बताओ यहाँ पे 4054 इंटू एफ ऑफ 2027 इसकी वैल्यू बताए। या फिर वो ऐसा बोल दे कि इसमें 2027 ही ऐड कर दो बट प्लस में 1/2 कर दो, जिससे क्या फिर भी 1 ही आ जाएगा क्योंकि इसका आउटपुट जो है 1/2 हो जाएगा, उधर 1/2 है तो 1 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को बेसिकली कॉम्प्लिकेट कर सकते हैं। दूसरे वाले मेथड में इस तरीके से, अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे ये है फंक्शनल इक्वेशन वाले क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड वाले हैं, तुम इसमें वैल्यू पुट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बट ज़्यादातर क्वेश्चंस में देखा गया है कि जब भी तुम इसको वैल्यू पुट करके करोगे तो चीज़ें थोड़ी सी और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होने लगती है। तो उससे अच्छा है
कि हम यहाँ पे सीधा सीधा उसमें फंक्शनल इक्वेशन लगा लें, इसमें स्टैंडर्ड वाला ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसको अप्लाई कर दें। बस ध्यान ये रखना कि जब स्टैंडर्ड दे रखी है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज अपन ना करें। थर्ड केस अपने पास में आता है कि सिमेट्रिक इक्वेशंस जब अपने को दे रखी होती हैं या फिर ऐसी इक्वेशंस दे रखी होती हैं जिसमें अपन देख के आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं वेरिएबल को थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज कर दिया तो अपना काम आसानी से बन जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कहीं पे x दे रखा है सॉरी, अगर कहीं पे x दे रखा है तो मैं x को अगर a माइनस एक्स यानी कि a की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है ना, वैसा अगर रिप्लेस कर दूं तो कहानी बदल सकती है। x की जगह a बाई एक्स से रिप्लेस कर दूं तो कहानी बदल सकती है। कैसे बदलेगी वो अब ये समझेंगे हम इस वाले क्वेश्चन से। जैसे कि ये वाला अपने को एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। अब ये काफ़ी स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है, इस तरीके के कई बार जेई मेंस है इवन एडवांस तक में ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि फंक्शन की वैल्यू अपने को इस तरीके से दे रखी है। अब ये कोई स्टैंडर्ड फंक्शनल इक्वेशन तो है नहीं, और यहाँ पे इटरेशन वगैरह जो है यानी सब्स्टिट्यूशन से भी तुम वैल्यूज पुट कर सकते हो, बट वो अभी अपन बाद में देखेंगे। पहले मैं यहाँ पे जो मेथड बताना चाह रहा हूँ सिमेट्रिक वाला वो ये कि मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि ये x है और ये 24/x है। तो अगर मैं x की जगह 24/x लेता हूँ तो पहले वाला जो है ये 24/x बन जाएगा और दूसरे वाला जो है ये x बन जाएगा। इस तरीके का जब भी तुमको सिमेट्रिसिटी दिखे तो इस मेथड को अप्लाई कर दो। इस मेथड में तुमको करना क्या, बस यही करना है कि यहाँ पे तुम x को रिप्लेस कर दो 24/x से। जब तुम रिप्लेस करोगे तो पहले वाला बन जाएगा 24/x और अगले वाला बन जाएगा fx और ये आ जाएगा 2 × 24/x। अब इसका फ़ायदा क्या है? इसका फ़ायदा ये है कि जो तुम्हारे पास अब ये फंक्शनल इक्वेशन है इसको भी उठा लो, है ना। इसको अगर मान लो तुम उठा के लिखोगे तो अब हमको करना क्या है, हमको एक्चुअली में यहाँ पे करना ऐसे है कि ये वाली जो वैल्यू है इन दोनों इक्वेशंस को कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना है जिससे कि ये वाला पोर्शन ना कैंसिल आउट हो जाए और केवल fx बच जाए, तो डायरेक्टली मेरे पास fx फंक्शन ही आ जाएगा। और जब मेरे पास fx फंक्शन आ गया तो कहानी खत्म हो गई। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम ये 3 से है ना, तो इस पूरी इक्वेशन को ना मैं एक्चुअली में 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स f ऑफ 24/x और ये हो जाएगा 9 टाइम्स fx और ये देखो ये हो जाएगा 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो 12, है ना, और 24 को मैं 12 × 2 लिख देता हूँ तो ये हो गया 144 × 2 करोगे तो 288 अपने पास में आ जाएगा। तो बेसिकली ये आ गया 288/x। ऐसे ही इस वाली इक्वेशन को अब इधर से ले आओ और इसमें ये वाली टर्म को पहले लिख दो इसके नीचे कि 3 × f ऑफ 24/x प्लस f ऑफ x, ये एक्चुअली में 4x के बराबर था। मैं माइनस कर देता हूँ, मैंने माइनस किया तो ये खेल खत्म हो गया इधर, और इधर आ गया 8 टाइम्स fx। यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 4 को ले लो कॉमन। 4 को अगर मान लो मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो अपने को यहाँ पे पता है कि ये आ जाएगा, देखो यहाँ से 4 कॉमन ले लो तो 2 तो हटा दो, है ना। तो बेसिकली ऐसे कर लो ना, 24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 24 को अगर मान लो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास में देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 72/x माइनस x, ये अपने पास में आ गया। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो मेरे पास में यहाँ पे अब वैल्यू आ गई 2 टाइम्स fx की और वो आ गई है 72 इसको हटा देता हूँ x माइनस x। अब मेरे से क्या पूछा है, ये पूछ रहा है f ऑफ 3 प्लस ये सब। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, ये जो अपने पास में वैल्यू आई है कि 2 टाइम्स fx, इसको ना इसको भी हटा दो कि इसको fx लिख दो, इसको 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 72/x माइनस x, जिसको अपन यहाँ पे लिख देते हैं सिंप्लीफाई करके कि ये 36/x हो गया, ये x/2 हो जाएगा। तो अब f ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लो। f ऑफ 3 की वैल्यू तो यानी कि 36/3 माइनस 3/2, तो ये अपने पास में आ जाएगा 12 माइनस 3/2। सॉल्व मत करना, f ऑफ 8 ले लो। 8 की बात करोगे तो ये आ जाएगा 36/8 अपने पास में आ गया, और यहाँ पे अभी अपने पास में ये आ जाएगा 8/2 यानी कि ये तो 4 हो गया। तो ये हमारे पास में
4 से इसको 2 कर देते हैं, 4 से इसको 9 कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -4 प्लस 9/2। देख रहे हो मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको? मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूँ? जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा, जो कि आउटपुट पूछ रहा है, मेरे लिए आसान हो जाएगा। 12 में से मैं 4 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो मेरे पास 8 आ गया, और 9/2 में से 3/2 को अगर मान लो मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास 6/2 आ गया, यानी कि 3 आ गया। तो ये 8 + 3 यानी कि 11 मेरे पास में आ चुका है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन इस क्वेश्चन को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरे वाले सिनेरियो, जो कि मैं तुम लोगों को बोल रहा था कि एक्चुअली में इसको इटरेशन वाले मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं, कि ये चाहिए हमको वैल्यू। तो मैं ना एक बार, जैसे अब ये और ये दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि अगर मैं 3 यहाँ पे ले लेता हूँ x की जगह, तो ये ऑटोमेटिक 8 बन जाता है। तो उस सिचुएशन में इटरेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड अपने लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा, कि हम यहाँ पे x की जगह अगर मान लो मैं 3 लेता हूँ, तो क्या आएगा f(3) प्लस ये आ जाएगा 3 टाइम्स f(8), और ये अपने पास में आ गया 3, तो 12 आ गया। ऐसे ही 8 ले लो एक बार, जब 8 लोगे तो ये आ जाएगा f(8), और इसकी बात करोगे तो ये 3 टाइम्स f(3), और ये आ जाएगा 32। अब अगर तुम इन दोनों को प्लस कर दो तो 4 बार तो लिखा है f(3) और 4 बार लिखा है f(8). 4 को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड किया तो 44 आ गया। तो f(3) प्लस f(8) की वैल्यू आ गई 44 डिवाइड बाई 4 यानी कि 11, जो अभी आ रहा था। ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ये तुम पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्वेश्चंस में ये वाला मेथड काफ़ी यूजफुल हो जाता है, जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। कभी कभी ये लेंदी भी हो जाएगा। ये सारी चीज़ें तुमको प्रैक्टिस से आएंगी। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी तुमको होगी कि कौन से वाले मेथड से हम आसानी से जा सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, जिसमें अपन दूसरे वाले इस टाइप के केस को, अच्छा ये तो हो ही गया, इसको देख रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस भी कई बार पूछे जाते हैं। एक्चुअली में देख यहां पे क्या हो रहा है कि यहां पे हमारे पास में ये वाला एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में f(x) अपने को फंक्शन दिया है, तो इसकी वैल्यू पूछा है। अब जब भी इस तरीके को देखो, देखना क्या है, अगर तुम यहां पे देखो तो ये 1/15 है, ये क्या है, ये 59/15 है, जिसको तुम चाहो ना तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे ये 2/15 है, इसके अगले वाला क्या आएगा 58/15, जिसको तुम चाहो तो ये लिख सकते हो। अब पैटर्न समझ में आ रहा है? तो अब तुमको क्या करना है कि तुमको बस ये देखना है कि तुम्हारे पास सिनेरियो ये हो गया कि अगर तुम इसको x बोल दो तो ये वाली वैल्यू जो है ये 4 - x होगी। यानी कि अगर तुम्हारे पास f(x) ये है तो उस केस में तुम एक बार f(4 - x) निकाल लो। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरे को 4 - x की रिक्वायरमेंट है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी एक बार पूछा गया था, आई थिंक 2020 या 21 में पूछा गया है ना, लगभग उसी पे बेस्ड है क्वेश्चन, थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे चीज़ें हैं बस। अब ये देखो, अगर तुम इसको निकालने जाओगे ना, अब होगा क्या, अब हम यहाँ पे इस वैल्यू को निकालने जा रहे हैं 4 - x, तो मैं यहाँ पे x की जगह 4 - x रखूँगा, तो 4 - x + 2, तो ये 6 - x हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यहाँ पे 2x करोगे तो ये हो जाएगा 8 - 2x + 1, तो यानी कि 2 की पावर 9 - 2x हो जाएगा। ऐसे ही अगले वाले में तो x + 4 है, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, तो -x हो जाएगा। और इसके अगले वाला तो 32। अब हमको ऐसा देखना है कि इसका बेस जो है लगभग सेम सा बना लेना है कि क्या सेम बन रहा है, और ज़्यादातर क्वेश्चंस में सेम बेस बन जाएगा बस। अब बेस अगर मान लो मेरे को सेम बनाना है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो कॉमन आ रहा है उन सारी चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 16 को अगर मैं 2 की पावर 4 लिख देता हूँ, इसको 2 की पावर 5 लिख देता हूँ। अब सिंस ऊपर से मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि 2 की पावर 4 जो है ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा, तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं, जैसे देखो ऐसे समझ लो अभी के लिए कि इसको अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर x, और ये आ गया। अगले वाले में 2 की पावर 9 डिवाइड बाई 2 की पावर 2x, 2 की पावर 8 डिवाइड बाई 2 की पावर x, और 2 की पावर 5। अब मैं क्या करता हूँ, मैं न्यूमरेटर से 2 की पावर 4 को ले लेता हूँ कॉमन। जैसे ही कॉमन लिया तो ये 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर x प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा,
और यहाँ पे देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर, इसको ना नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, चलो ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि हमारे पास ऊपर आ गया 2 की पावर 4 कॉमन लेने के बाद 2 की पावर 2 डिवाइड बाई 2 की पावर x प्लस 1, डिवाइड में 2 की पावर 4 कॉमन लिया तो 2 की पावर ये 2 की पावर 2x आ गया। आगे की अगर बात करोगे तो 2 की पावर 8 में से 4 गया तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर x हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बच जाएगा। इससे इसको निपटा देते हैं। जैसे ही हमने निपटाया तो अब ऊपर एलसीएम भी ले लो, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 2 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर x। नीचे भी एलसीएम ले लो, नीचे एलसीएम लोगे तो नीचे एलसीएम 2 की पावर 2x हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 5 आ गया, और ये आ जाएगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 4, और ये आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 2x। अब देखो, अब अगर मान लो हम यहाँ पे इसको देखें तो हमारे पास हो क्या रहा है कि हमारे पास अब जो वैल्यू है वो आ जाएगी 4 प्लस 2 की पावर x डिवाइड बाई 2 की पावर x, और यहाँ पे 2 की पावर 2x। नीचे की बात करोगे तो ये बन जाएगा 32, और ये बन गया 2 की पावर x प्लस 4, और ये बन गया प्लस 2 की पावर 2x प्लस 1। अब इससे इसको काटोगे तो 2 की पावर x आएगा। अब तुमको दिख रहा है ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, बस यही करना था। अब अगर सेम बन गए अब तो कहानी खत्म हो जाएगी अब अपनी, कि अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि मैं ना एक्चुअली मैं पहले मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2 की पावर x, और 2 की पावर 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख देता हूँ, और 2 की पावर x इंटू 2 की पावर x, और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू सेम है उसको सेम रहेगा, ऐसे कर देते। अब हम यहाँ पे करेंगे कि fx और f ऑफ 4 माइनस x, ये इनकी वैल्यू ना हमेशा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा हमेशा किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर आएगी। जैसे यहाँ पे देखो, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है उसको वही को वही रहने देते हैं, ठीक है, दोनों में सेम है। तो यहाँ पे पहले इसी को उठा लो, तो ये क्या आ गया 2 की पावर x प्लस 2 प्लस 16। अब इधर से उठा लो वैल्यू को, तो ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 2 प्लस ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 2x। अब देखो 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 2 दो बार है। अब यहीं पे होती है कंफ्यूजन, तुम यहाँ पे इसको 2x प्लस 4 मत लिख देना, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में क्या होगा, इसको ऐसे लिखोगे तुम पहले, ठीक है, जिसका मतलब अब हमारे पास में ये वैल्यू क्या हो गई कि 2 टाइम्स है, तो ये अपने पास में यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 1 आ गया तो अपन इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x प्लस 3, ना कि 2x प्लस 4, ठीक है। अब जब अपन इसको ऐसा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2x और 2 की पावर x प्लस 3 प्लस 16 डिवाइड बाई 2 की पावर 2x प्लस 1, और यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 4 प्लस 32। अब तुमको एक चीज़ दिख रही होगी कि अगर मान लो मैं ऊपर वाली वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो सब कुछ सेम बन जाना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। कैसे बनेगा देखो, कि ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो पावर 1 ऐड हो जाएगी, तो ये 2 की पावर x प्लस 1 हो गया। यहाँ पे ये पावर 1 इधर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर x प्लस 4 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। नीचे तो वही लिखा है, तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया और मल्टीप्लाइड विद 1/2, यानी कि इससे ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास f ऑफ x प्लस f ऑफ 4 माइनस x की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है 1/2। जैसा कि मैं बोल रहा था कि एक्चुअली में ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे पास में किसी कांस्टेंट के बराबर वैल्यू आ जाएगी। अब तुमको क्या करना है, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, बेसिकली हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, 1 से जा रहे हैं 59 तक। तो टोटल नंबर ऑफ ऐसी टर्म कितनी लिखी है, 59 अगर मान लो मेरे पास लिखी है, और जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि दो को अपने को पेयर करना है, तो हम यहाँ पे कितनी को पेयर कर सकते हैं, 58 को अगर मान लो मैं पेयर करता हूँ तो मेरे पास 29 पेयर बनेंगे। बीच में एक वैल्यू हट जाएगी, बीच में एक मिडिल टर्म जो होगी उसको छोड़ के। अब मिडिल टर्म क्या होगी, मिडिल टर्म अपन कैसे निकालते हैं, 59 प्लस 1 डिवाइड बाई, ये आ जाएगा
ये आ गया 60 बाई ये अपने पास में, तो हाँ, या फिर 60 तो 30 हो गया। देखो इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मान लो 1 और 59 के बीच की मेरे को मिडिल टर्म चाहिए, तो अपने को यहाँ पे पता है कि सीधा सीधा हमारे पास जो आएगी वो 30 आएगी। अभी जैसे अभी अपन ने देखा 30 अगर आएगी तो यहाँ पे वैल्यू ये आएगी, ठीक है, 30 मत रख देना उसमें, ये बनेगा। अब ये अगर बनेगा तो ये बेसिकली f(2) की बात कर रहा है। अब बात समझना, तो 8 तो बाहर मल्टीप्लाई है, ऐसे हमारे पास में जो पेयर हैं जैसे कि f(1/15) प्लस f(59/15) और f(2/15) प्लस f(58/50), ऐसे हमारे पास पेयर बन रहे हैं। टोटल कितने बनेंगे? 29 पेयर बनेंगे। उसके साथ साथ f(2) की वैल्यू इसमें ऐड करनी है। अब हर एक पेयर की वैल्यू सिंस अभी हम देखे हैं ये इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि 8 आ जाएगा और हर पेयर की वैल्यू 1/2 है, सारे के सारे पेयर 29 टाइम्स है और हमारे पास अच्छा ये पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई है, ये भी ध्यान रखना है, प्लस f(2) की वैल्यू। अब f(2) की वैल्यू निकाल लो। f(2) की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? यहीं पे पुट करके निकाल सकते हैं कि भाई ये जो फंक्शन है सीधा इसमें 2 पुट कर दो। 2 पुट करोगे तो 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 मतलब 16 हो गया, तो 16 मतलब 32 हो गया। नीचे की बात कर लो, नीचे की अगर बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे अपने पास में आ जाएगा 2 अगर रखेंगे तो 2 की पावर 5 यानी कि 32, ये हमारे पास में हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखोगे तो 2 की पावर 6 यानी कि 64 और ये 32, तो ये बेसिकली 64 2 टाइम्स लिखा है यानी कि 128 हो गया, तो 34 यहाँ पे आ जाएगा, 64 इंटू 2 कर दो तो ये आ गया। बेसिकली 1/4 मेरे पास में आ चुका है। अब जो मेरे को आउटपुट चाहिए उस पर आते हैं कि 8, इसको ना मैं ऐसा करता हूँ 29/2 लिखा ना, इसको 58/4 लिख देता हूँ क्योंकि अगले वाली वैल्यू जो है वो भी डिवाइड बाई 4 ही है, तो ये 1/4 है। तो एक्चुअली में क्या आ गया? 8 इंटू 59/4, इससे ये गया, तो आउटपुट आ रहा है 2 इंटू 59। 2 इंटू 59 का मतलब 60 इंटू 2 करते हैं तो 120 आता है, 2 हटा दो तो 118। ये अपने पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप मतलब कुछ ऐसी भी फंक्शनल इक्वेशंस होती हैं जिनमें अपन डिफरेंशिएशन या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का यूज करके ही उनको सॉल्व कर पाते हैं। ऐसी फंक्शनल इक्वेशंस की खास बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास बात है कि उनमें सबसे पहला सिनेरियो जो दे रखा होता है वो ये डिफरेंशियल फंक्शन है, ठीक है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। दूसरा चीज यहाँ पे कभी एफ डैश की वैल्यू पूछ लेगा, लिमिट वगैरह दे रखा होगा, जिससे तुम क्लियरली आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ पे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। जैसे यहाँ पे देखोगे ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डबल डैश की वैल्यू पूछ, तो यहाँ पे अपने को यूज करना है हमारा डिफरेंशिएशन या फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव क्या है? ये कहता है कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है एक्चुअली में लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच के बराबर होती है। यानी कि अगर तुम कहीं पे ऐसा फॉर्मेट बना पाओ तो उस पूरे फॉर्मेट को तुम डायरेक्टली एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो। इसी में अपन इंटीग्रेशन का भी यूज थोड़ा बहुत करें, जिसके लिए बेसिक इंटीग्रेशन बेसिक डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है। आई होप इतना सबको आता ही होगा। तो अब आते हैं क्वेश्चन। जैसे कि देखो यहाँ पे अपने पास में दे रखा है कि हमारे पास डिफरेंशिएबल एक फंक्शन है, उसके लिए ये वाली एक फंक्शनल इक्वेशन है। ऑब्वियस सी बात है, स्टैंडर्ड तो है नहीं और इसने लिमिट वगैरह का भी यूज दे रखा है। तो हमको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, कैसे अप्रोच लगाना है, ये चीज समझो। सबसे पहली चीज तुमको जो करनी है ना, y को रख दो h, ठीक है, और h को हम 0 के करीब ले जाते हैं। ये चीज का ध्यान अपने को रखना, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, जैसे ही तुमने y को h रखा तो तुम बोल सकते हो f ऑफ x प्लस h एक्चुअली में fx और f ऑफ h प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर के बराबर। मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट में ले आता हूँ और इसको इक्वल कर देता हूँ।
अब ये पोर्शन बन गया, इसी पोर्शन की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। यानी कि अब देखो मैं क्या करूँगा, मेरे को चाहिए एफ डैश एक्स, ठीक है। मेरा यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो ये है कि इस फंक्शनल इक्वेशन की हेल्प से मैं एफ डैश एक्स निकाल लूँ, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हमको निकालना है एफ डैश एक्स। तो मैं बोल देता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइड बाई एच के बराबर होता है। और इसकी वैल्यू यहाँ से रख दो, इसको उठा के। तो ये वैल्यू अपने को पता है कि इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये एफ ऑफ एच प्लस एक्स स्क्वायर एच प्लस एक्स एच स्क्वायर डिवाइड बाई एच के बराबर हो। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ये जो h है ना, ये वाला, इस h को मैं 0 प्लस एच भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं 1 प्लस एच भी लिख सकता हूँ, जो मेरे को रिक्वायरमेंट है उसी से। कैसे रिक्वायरमेंट है कि अगर मान लो मैं यहाँ पे इस फंक्शनल इक्वेशन को देखूं, अब मैं फंक्शनल इक्वेशन पे आ रहा हूँ, ठीक है, तो मैं x और y और दोनों को 0 रख देता हूँ। तो लेफ्ट में बन गया एफ ऑफ 0, राइट में बन गया एफ ऑफ 0, फिर एफ ऑफ 0, फिर 0, फिर 0। तो बेसिकली एफ ऑफ 0 की, इससे ये कट गया तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 आ गई। अब तो मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ। क्यों मैं 0 ले रहा हूँ? क्योंकि मैं अब इस लिमिट को ना ऐसे लिख देता हूँ कि इसको सबसे पहले मैं तोड़ के लिख देता हूँ कि एफ ऑफ एच बाई एच तो ऐसे लिखा है, अगले वाले में से मैं एच कॉमन ले लेता हूँ, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब अगली स्टेप में मैं यूज करूंगा इसका। कैसे यूज करूंगा ये भी समझ लो कि मैं यहां पे एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ना देखो, ये जो वैल्यू है इसको मैं लिख देता हूं लिमिट h टेंस टू 0। यहां पे इसको मैंने h को लिख दिया 0 प्लस एच। मेरे को पता है f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है। अगर f ऑफ 0 की वैल्यू 0 है तो उसको अगर मान लो मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर दिया तो इस पर क्या ही फर्क पड़ना है, और यहाँ पे ये h आ जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं अगले वाली वैल्यू को उठा लूँगा जिसमें h से h में काट दूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एच। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि फर्स्ट प्रिंसिपल अपना क्या कहता था कि ये है। अब इसी प्रिंसिपल में अगर तुम x की जगह 0 रख दो तो ये वैल्यू एक्चुअली में एफ डैश 0 के बराबर हो जाती है, और ये आ गया। तो मैं यही करूँगा यहाँ पे कि मैं यहाँ पे बोल दूंगा ये वाली वैल्यू जो है ये हो गया एफ डैश 0, और यहाँ पे पुट करोगे तो ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा क्योंकि h टेंस टू 0 है, तो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू के बराबर हमको मिल जाएगी। अब क्वेश्चन दिमाग में क्या आता है, एफ डैश 0 कहाँ से लाऊं? एफ डैश 0 के लिए इसने दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, उस फंक्शन में ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब अपने को यहाँ पे दिख रहा है कि इसका डिनोमिनेटर एक्स टेंस टू 0 पे 0, तो न्यूमरेटर भी 0 होना चाहिए। एक तो यहीं से तुम एफ ऑफ 0 भी निकाल सकते थे, तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 की वैल्यू 0 होनी चाहिए, जो कि है भी, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब इसने लिमिट की वैल्यू भी दे रखी है। सिंस ये 0/0 फॉर्म है, मैं एल एच रूल चिपका देता हूँ। एल एच रूल चिपकाऊंगा तो अपने को क्या पता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, ऊपर बन जाएगा एफ डैश एक्स, नीचे बन गया 1, और इसमें अपन बोल सकते हैं सीधा एक्स की जगह 0 पुट करोगे तो एफ डैश 0 आ गया, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 के बराबर है। तो बस इसी वैल्यू को उठाओ और यहाँ चिपका दो कि एफ डैश एक्स मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब लकीली इस क्वेश्चन में तो अपन से एफ डैश 3 पूछा है, तो हम एफ डैश 3 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 10, इसका आंसर होगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर वो एफ ऑफ 3 पूछ लेता, ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ 3 पूछ रहा है, एफ ऑफ 3 अगर पूछ रहा है तो अपना जो मेन काम है वो ये कि एफ डैश एक्स जैसे ही हमने निकाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, मेरे को एक्चुअली में इसको लिख देना है डी वाई बाई डी एक्स। बात तो एक ही, जैसे ही अपन इसको लिख देंगे तो अब हम इसको लिख देंगे डी वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि अब मैं कर देता हूँ इंटीग्रेट, ठीक है, अब इसमें सारा मेथड यूज हो रहा है। इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन जेईई एडवांस में भी काफ़ी प्रेफर किए जाते हैं, क्योंकि 2-3 मेथड कंबाइंडली यहाँ पे यूज हो। तो इधर तो आ गया y, इधर की बात करोगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स, और प्लस में आएगा c। अब अपने को क्या पता है, अब हमको ये भी पता है कि ये इसकी वैल्यू 0 है, यानी कि x 0 रखो तो y की वैल्यू 0 आती है, तो 0 पे 0 प्लस 0 प्लस c, तो c की वैल्यू 0 आ गई। c की वैल्यू 0 आ गई तो y या फिर एफ एक्स फंक्शन मेरे पास आ गया एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स,
ये। अब ये अगर आ गया तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू निकाल लो, तो ये आ गया 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस 3, तो बच गया 3 का स्क्वायर प्लस 3, यानी कि 9 प्लस 3 करोगे तो 12 हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। अब ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, ये दिखने में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। इसमें यहां पे क्या हो रहा है, इसमें अपने को ये अलग सा ही फंक्शनल इक्वेशन इसने दे रखा है कि ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, एफ डैश 0 की वैल्यू दे रखी है, डबल डैश पूछा। तो यहां पे हम क्या करें, यहां पे भी हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा कर लो कि ये वाली वैल्यू जो है ना, इसके साथ जो भी मल्टीप्लाई है सबको एक साइड ले आओ, और ये वाली वैल्यू जो है इसके साथ जो मल्टीप्लाई है उसको दूसरी साइड। तो f ऑफ 2x प्लस 2y के साथ क्या मल्टीप्लाई, इधर तो है ये, वो भी प्लस में, साइन x इंटू कॉस वाई, इधर है प्लस में, उधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो कॉस x साइन y, ये सब बराबर हो जाएगा 2x माइनस 2y के, और इसके साथ इधर प्लस में है ये, यानी कि कॉस x साइन y, और इधर है माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा साइन x कॉस y। अब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बन गया, ये तो साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ x माइनस वाई एफ ऑफ 2x प्लस 2y। ऐसे इधर देखोगे तो ये x प्लस वाई का फॉर्मूला है, तो ये आ गया। अब क्या करें, अब इस वैल्यू को उठा के उधर कर दो, इसको उठा के इधर ले आओ, जिससे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ ऑफ 2x प्लस 2y डिवाइड बाई साइन ऑफ x प्लस वाई, और f ऑफ 2x माइनस 2y डिवाइड बाई साइन ऑफ x माइनस वाई, और ये सारी के सारी वैल्यूज किसी एक कांस्टेंट के वैल्यू के बराबर होंगी, क्योंकि ये फंक्शन दे रखा है, उसको उससे डिवाइड कर दिया तो ये कांस्टेंट वैल्यू के बराबर अपने पास में निकल के आएगा। जब ऐसा आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन में तुमने इनपुट इसको पुट किया तो इससे डिवाइड किया, ऐसे इसको इनपुट किया यानी कि y की जगह माइनस वाई पुट कर दिया तो फंक्शन वो बन गया। तो बेसिकली ये फंक्शन का ही कहानी है, बस किसी के कांस्टेंट वैल्यूज से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि मैं जो कह रहा हूँ वो ये कि f ऑफ 2x प्लस 2y को तुम k इंटू साइन ऑफ x प्लस वाई लिख सकते हो, या फिर तुम चाहो तो ऐसे बोल दो कि मैंने y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दिया तो अब ये बन जाएगा, और यही चीज़ यहाँ से भी आ रही है। तो अब हम क्या करें, अब हमारे पास में सिनेरियो बन चुका, सिनेरियो क्या है, ये बन गया। अब इसको भी ना मैं और अच्छे से क्या कर सकता हूँ कि इस वैल्यू को या फिर इस वैल्यू को मैं कुछ मान ले, मैं बोल देता हूँ अल्फा। अच्छा उससे पहले ना ये एक चीज़ कर लो कि मैं इसी के बेसिस पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं ना इसको 2 इंटू एक्स प्लस वाई लिख देता हूँ, और इसको साइन इंटू इसको एक्स प्लस वाई। अब तुमको एक चीज़ क्लियरली दिख रही है कि यही इनपुट है, यानी कि अगर किसी इनपुट का ट्वाइस मैं उसमें पुट करता हूं तो साइन के अंदर उसका वही वैल्यू जाती है, यानी कि उसका ट्वाइस नहीं जाता। यानी कि अगर मैं इस पूरी वैल्यू को अल्फा ले लूं तो ये एफ ऑफ अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पे के साइन अल्फा बाई 2 हो जाएगा। ये है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़। जब ये अपने पास में आ गया है तो अब मेरे पास में यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा या एफ ऑफ, इसको चाहो तो तुम थीटा बोल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि थीटा से हम काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो ये हो जाए। अब ये थीटा हो गया, ठीक है। अब के की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन इसने दे भी तो रखा है कंडीशन, इसका यूज़ कर लेते हैं कि मैं एफ डैश ऑफ थीटा निकाल लेता हूँ, तो ये आ जाएगा के इंटू साइन थीटा का डिफरेंशिएशन ये होता है, और थीटा बाई 2 का करोगे तो 1/2 आ जाएगा। अब तुम यहाँ पे थीटा की जगह 0 पुट कर दो, क्योंकि ये ऐसा नहीं कह रहा है कि x की जगह 0 है कि y की जगह, ये कह रहा है कि f डैश वाला जो फंक्शन है उसमें पूरा का पूरा इनपुट जो है वो 0 है। तो थीटा की जगह तुमने 0 पुट किया तो f डैश इधर 0 बन गया, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 आ गया, ये 1/2 आ गया, और इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर है। यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास में 1 आ जाएगी। अगर k की वैल्यू 1 आ गई तो अब तो देखो, अब मेरे पास में यहाँ पे क्या आ गया, एफ डैश थीटा एक्चुअली में अपने पास में आ रहा है 1/2 कॉस थीटा बाई 2 यार। तो ये पूछ रहा है डबल डैश वाले की, अगर एफ ऑफ थीटा की पूछता तो इंटीग्रेट करते, लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं है, तो एफ डबल डैश थीटा तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो कॉस थीटा का जो है वो
माइनस साइन थीटा होता है तो ये हो गया, और फिर थीटा बाई 2 का 1/2 हो जाएगा। तो एफ डबल डैश थीटा हमारे पास -1/4 साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, 5π/3 पुट कर देते हैं, जिससे कि ये वाली वैल्यू थीटा बाई 2 अगर करोगे तो 5π/3 का 5π/6 हो जाएगा। तो 5π/6 यानी कि पाई माइनस π/6 विच इज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, जहां पे साइन थीटा पॉजिटिव होता है। तो ये साइन π/6 के बराबर ही होगी, जिसकी वैल्यू हमको पता है कि हमारे पास में आ जाएगी 1/2, तो ये आ जाएगा -1/8। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इस वैल्यू को तुम मल्टीप्लाई कर दो 24 से, तो अपने पास आउटपुट आएगा -3, जो कि अपने को डी ऑप्शन में दे रखा है। तो फाइनली ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे अपन फंक्शनल इक्वेशन के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और किसी भी मेथड की हेल्प से अपन इसको कर सकते हैं, जहाँ पे 4 अपन ने इंपॉर्टेंट मेथड्स देखे। ऐसे ही अपन ने बाकी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक सेगमेंट्स को कवर किया, जिसमें तुम लोग ज़्यादातर फंस जाते हो कि कैसे उसके क्वेश्चंस को अप्रोच किया जाए। तो लेफ्ट वाली प्लेलिस्ट तुमको दिख रही है, यहाँ से जाके ऐसे ही फंसने वाले टॉपिक्स को तुम काफ़ी डेप्थ तक और हर चीज़ के बारे में अपना अप्रोच बिल्ड कर सकते हो।